हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया साहब। मेरा नाम है तबरेज अहमद। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जेनफिनिटी पे। और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके ऑलरेडी 4 लेक्चर आ चुके हैं। उसमें हमने पूरे चैप्टर्स को कवर कर दिया है। हमने वहाँ सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझा है और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से जाना है। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस के बारे में जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के अंदर पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है और देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? यू आर कंडक्टिंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ऑन पपाया एंड पोटैटो। Which one of them would require the step of emasculation and why? However, for both, you will use the process of bagging. Justify giving one reason. सबसे पहला काम, आप स्क्रीन को पॉज करोगे और इस क्वेश्चन पे खुद ट्राई करने की कोशिश करोगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे, इसका खुद आंसर दोगे। तो मैं बताता हूं इसका आंसर। देखो, सबसे पहली चीज हम बात कर रहे हैं पहले पपाया और पोटैटो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पपाया और पोटैटो में आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हो, तो इन दोनों में से किसके अंदर इमैस्कुलेशन की नीड होगी। तो मेरी बात सुनो, इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है? इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है? आपने जो है समझा है लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर या हम बोले स्टैमेन। ठीक है ना? कोई फ्लावर है, फ्लावर के अंदर से स्टैमेन को निकाल देना ताकि जो है अनवांटेड पॉलन ग्रेन से जो है या उसके खुद के पॉलन ग्रेन से जो है पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सके। क्योंकि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम खुद अपने अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग पॉलिनेशन करवाते हैं। तो ऐसे बचने के लिए, इससे प्रिवेंशन करने के लिए हम क्या करते हैं? इमैस्कुलेशन करते हैं। तो अब बात समझो मेरी, इमैस्कुलेशन की रिक्वायरमेंट वहां होगी जब फ्लावर के अंदर, देखो एंथर या स्टैमेन तो तभी आप निकालोगे कट करके जब उस फ्लावर के अंदर एंथर या स्टैमेन होगा। तो जाहिर सी बात है वो फ्लावर कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल होना चाहिए। तो अगर मैं पपाया की बात करूं तो पपाया कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल होता है। जबकि पोटैटो की मैं बात करूं तो ये क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है। तो सिंपल सा आंसर है इसका कि बाइसेक्सुअल प्लांट के अंदर क्या होगा? स्टैमेन एंड कार्पेल दोनों चीजें पाई जाएंगी। तो हमें क्या करना है? स्टैमेन को निकाल देना यहां से कट करके। तो हम यहां पर इमैस्कुलेशन की प्रोसेस पोटैटो के अंदर करेंगे, जबकि पपाया के अंदर इमैस्कुलेशन की प्रोसेस की नीड नहीं होगी। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ एवर फॉर बोथ यू विल यूज द प्रोसेस ऑफ बैगिंग। कह रहा है दोनों के लिए आप बैगिंग की प्रोसेस इस्तेमाल करते हो। जस्टिफाई गिविंग वन रीजन, एक रीजन देते हुए जस्टिफाई करो आंसर। तो बैगिंग क्या होती है? बैगिंग के अंदर हम क्या करते हैं? फ्लावर को कवर करते हैं ताकि वो अनवांटेड पॉलन ग्रेन से जो है पॉलिनेट ना हो। तो अनवांटेड पॉलन ग्रेन, अब देखो आपने इमैस्कुलेशन किया या नहीं किया वो तो बात पे डिपेंड करता है कि फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। बट फिर भी अगर मान लिया फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, आपने उसे कवर नहीं किया, तब भी इंसेक्ट कहीं से आकर के उसे पॉलिनेट कर सकता है। तो इस पॉलिनेशन से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस फ्लावर को कवर करना पड़ेगा, चाहे वो इमैस्कुलेशन किया हुआ फ्लावर हो यानी इमैस्कुलेटेड फ्लावर हो या बिना इमैस्कुलेटेड फ्लावर हो। तो दोनों के अंदर बैगिंग की नीड होगी, बिकॉज टू प्रिवेंट द अनवांटेड पॉलन ग्रेन टू पॉलिनेट, यानी अनवांटेड पॉलन ग्रेन से पॉलिनेशन ना हो, इससे प्रिवेंट करने के लिए हमें बैगिंग दोनों फ्लावर्स के अंदर क्या होगी? करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया है? तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पोटैटो इज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। पोटैटो क्या होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। दैट्स व्हाई इट रिक्वायर इमैस्कुलेशन, इसलिए इमैस्कुलेशन की रिक्वायरमेंट है। जबकि हम बात करें पपाया इज ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दैट्स व्हाई इट डज नॉट रिक्वायर इमैस्कुलेशन, इसे इमैस्कुलेशन की नीड नहीं पड़ती है। whereas bagging is necessary in the both papaya and potato because unwanted pollen grain can land on stigma and pollinate the flower, और फ्लावर को पॉलिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इट इज सेड एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जस्टिफाई। तो एपोमिक्सिस होता क्या है? हमने पढ़ा है कि एपोमिक्सिस एक ऐसा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के क्या होती है? सीड की डेवलपमेंट होती है। कहां मिलता है? ग्रास एंड एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर जो है आपको, एस्ट्रेसी के अंदर और ग्रास के अंदर आपको देखने को एपोमिक्सिस मिलेगा। तो एपोमिक्सिस के अंदर क्या हो रहा है? बिना किसी फर्टिलाइजेशन के सीड की डेवलपमेंट हो रही है। और हमने पढ़ा है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, नो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर एपोमिक्सिस के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं? इसे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। तो सिंपल सा आंसर है इसका, बिकॉज एपोमिक्सिस डज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन एंड द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, देयरफॉर इट कंसीडर्ड एज ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसीलिए हम एपोमिक्सिस क्या कह सकते हैं? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इन वेलिसनेरिया। तो सबसे पहले मैं बात करूं वेलिसनेरिया के अंदर पॉलिनेशन होता कैसे है। देखो, वेलिसनेरिया के अंदर पॉलिनेशन जो होता है वो हाइड्रोफिली होता है, यानी वाटर के थ्रू होता है। कैसे होता है? वाटर के थ्रू होता है। और अगर मैं हाइड्रोफिली के अंदर बात करूं तो क्या होता है? इपी हाइड्रोफिली होता है। कैसा होता है? इपी हाइड्रोफिली। ठीक है ना? इपी हाइड्रोफिली का मतलब क्या था? वाटर सरफेस के ऊपर होता है, अबव वाटर सरफेस, यानी वाटर सरफेस पर होगा। ठीक है ना? तो अब वेलिसनेरिया के अंदर पॉलिनेशन कैसे होता है इस बात को समझते हैं। देखो, सबसे पहले पॉलन ग्रेन जो है वो वाटर सरफेस पर रिलीज कर दिए जाएंगे। अब पॉलन ग्रेन वाटर सरफेस पर रिलीज कर दिया गया, फिर स्टिग्मा जो है वो ऊपर आकर के, यानी देखो पहले क्या होता है, फीमेल फ्लावर जो होता है वाटर सरफेस के अंदर होता है, वो अनकॉइल करके जो है वाटर सरफेस के ऊपर आएगा। और वाटर सरफेस के ऊपर आने के बाद जब पॉलिनेट हो जाता है फ्लावर तो वापस से वाटर सरफेस के अंदर चला जाता है। तो क्या हुआ कि पहले पॉलन ग्रेन जो है वाटर सरफेस के ऊपर रिलीज कर दिया गया, वाटर सरफेस के ऊपर पॉलन ग्रेन फ्लोट कर रहा है। अब क्या हुआ कि आपका फीमेल फ्लावर जो है वो वाटर सरफेस के ऊपर आया और पॉलिनेट हो गया, और पॉलिनेट होने के बाद जो है वो फिर से वाटर सरफेस के नीचे चला गया। तो वेलिसनेरिया के अंदर पॉलिनेशन हाइड्रोफिली होता है, उसमें एपी हाइड्रोफिली, पहले पॉलन ग्रेन रिलीज कर दी जाएंगे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन वेलिसनेरिया मेल फ्लावर रिलीज इट्स पॉलन ग्रेन ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, वाटर सरफेस के ऊपर पॉलन ग्रेन को रिलीज कर दिया था। फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ द वाटर बाय अनकॉइलिंग द लॉन्ग स्टॉक आफ्टर पॉलिनेशन फीमेल फ्लावर एंड द फ्लावर इज ड्रॉन बैक इनसाइड द वाटर कॉलम, और फ्लावर जो है वापस से वाटर कॉलम के अंदर चला जाता है, वाटर सरफेस के नीचे चला जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं। pollen banks are playing very important role in promoting plant breeding program। क्या कह रहा है? pollen grain जो है plant breeding program के अंदर important role play कर रहे हैं। how are pollen preserved in the pollen bank? pollen bank के अंदर pollen grain को preserve किस तरह से किया जाता है? how are such bank benefiting our farmers? हमारे फार्मर्स को इन बैंक से किस तरह से फायदे होते हैं, समझते हैं हम। सबसे पहली चीज, पॉलन बैंक क्या होता है? एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा जगह है जहां पर हम पैसे स्टोर नहीं करते, पहली चीज। ठीक है ना? पॉलन बैंक के अंदर हम क्या करते हैं? पॉलन ग्रेन को स्टोर करते हैं। पॉलन ग्रेन को स्टोर करते हैं कैसे? -192 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर जो है हम पॉलन ग्रेन को स्टोर करते हैं पॉलन बैंक के अंदर। तो पहला आंसर आपका होगा कि हम क्या करते हैं? पॉलन बैंक के अंदर प्रिजर्व कैसे करते हैं पॉलन ग्रेन को? -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हम क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं। हाउ आर सच बैंक्स आर बेनिफिटिंग? फायदा क्या है इस बैंक का? क्या फायदा है? अब देखो फायदे क्या हो सकते हैं। पहली चीज, हमें पता है कि मान लिया अगर कोई ऐसी स्पीसीज है प्लांट की
जो आने वाले टाइम में एक्सटिंक्ट होने वाली है, जिसकी बहुत रेयर स्पीसीज है प्लांट सी, अगर हमें क्या करना है, उसे प्रिजर्व करना है आने वाले टाइम के लिए, तब भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं पॉलन बैंक के अंदर, उसके पॉलन ग्रेन को रख सकते हैं। और इसके अलावा और मैं बात करूं, पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व किया है, हमें जब जरूरत होगी, जब हमें नीड होगी तो हम यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाए जाते हैं, ज्यादा डोमिनेंट होते हैं उस एरिया के अंदर, हमें वहां से दूसरी जगह पर कहीं कल्टीवेशन करना है तो आसानी से जो है हम उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जो है बेनिफिट्स होते हैं पॉलन बैंक के। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन पॉलन बैंक pollen grains are stored, pollen grain को स्टोर किया जाता है इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है। एडवांटेज क्या है, pollen grain कैन बी यूज्ड व्हेनेवर नीड, जब जरूरत हो आप यूज कर सकते हो। दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर प्लेस, दूसरे प्लेस पर हम इसे आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये सारे क्या हो सकते हैं, बेनिफिट्स ऑफ द pollen grain। अगला क्वेश्चन पूछता है डिफरेंशिएट बिटवीन गाइटेनोगामी एंड जीनोगामी। तो पहले मैं बात करता हूं कि गाइटेनोगामी होती क्या है। याद करो मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या हुआ, एक प्लांट है, उसके 2-3 फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स हो सकते हैं, 2-3 नहीं है, ठीक है, तो उसके फ्लावर्स हैं। अब क्या हुआ, अगर सेम फ्लावर पर, यानी सेम फ्लावर से पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ और सेम फ्लावर पर जो है, सेम फ्लावर ये कार्पेल को पॉलिनेट करता है, तो इसे हम बोलते हैं ऑटोगैमी, या सिंपली मैं बोलूं तो सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अगर उसी प्लांट का फ्लावर है लेकिन वो पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर रिलीज होके जा रहे हैं, प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर अब की बार क्या है, डिफरेंट है, तो इसे हम क्या बोलते थे, गाइटेनोगैमी। बट अगर प्लांट भी डिफरेंट हो जाए तो क्या बोलते थे इसे हम, जीनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन। और मैंने आपको बताया था कि गाइटेनोगैमी जेनेटिकली जो होती है सेल्फ पॉलिनेशन होती है, जबकि इकोलॉजिकली या फंक्शनली जो है क्रॉस पॉलिनेशन होती है। ऐसा क्यों, मैंने आपको बताया था अगर हम जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो प्लांट सेम है तो जेनेटिक मेकअप जो है वो सेम होता है पॉलन ग्रेन का, तो कुछ डिफरेंस नहीं आया जेनेटिक मेकअप के अंदर, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर, तो इसीलिए हम उसे सेल्फ पॉलिनेशन बोल देते हैं। बट अब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाना है तो जाहिर सी बात है किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की तो जरूरत पड़ेगी, बिना पॉलिनेटिंग एजेंट के तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक फ्लावर से रिलीज करके दूसरे फ्लावर पे लेके जाना है, ठीक है। तो पॉलिनेटिंग एजेंट की नीड पड़ती है, इसलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोल देते हैं। तो आपका डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे तो गाइटेनोगैमी में क्या होता है, प्लांट जो है सेम होगा बट फ्लावर डिफरेंट होते हैं, जबकि जीनोगैमी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्या होते हैं, आपका प्लांट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जेनेटिकली जो है आपका सेल्फ पॉलिनेशन होती है गाइटेनोगैमी, और इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन होती है, जबकि आपका जेनेटिकली एंड इकोलॉजिकली जैसे भी हम बात करें, जीनोगैमी क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेशन होती है, ठीक है। देखते हैं। और अच्छा एक और क्वेश्चन है इसका, बी वाला पार्ट क्या कह रहा है, राइट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेनी प्रोड्यूस एज द रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस। कह रहा है गाइटेनोगैमी और जीनोगैमी से जो है जो नेक्स्ट जनरेशन बनी है, जो नई प्रोजनी बनी है, उन दोनों प्रोजनीज के बीच क्या डिफरेंस होगा। कॉमन सी बात है, हमने बोला गाइटेनोगैमी के अंदर कोई जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आते हैं क्योंकि प्लांट क्या है, सेम है, उनकी जेनेटिक्स क्या है, सेम है, तो जाहिर सी बात है कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगे। कब, जब हम बात करेंगे गाइटेनोगैमी की, जबकि वेरिएशन देखने को मिलेंगे जब हम बात करेंगे कहां, जीनोगैमी के अंदर, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। गाइटेनोगैमी, द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of the another flower but same plant, सेम प्लांट होगा, दूसरा फ्लावर होगा, जेनेटिकली एंड इकोलॉजिकली क्या होता है आपका, देखो जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ क्या होता है, प्लांट भी अलग होता है और फ्लावर भी अलग होता है। यहाँ हम बात करें बी वाले पार्ट की, प्रोजेनी बाय गाइटेनोगैमी डज नॉट शो जेनेटिक वेरिएशन, कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा, जबकि जीनोगैमी के अंदर क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशंस शो होते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन,
क्या कह रहा है, एक्सप्लेन एनी टू वे बाय विच एपोमिक्टिक सीड कैन डेवलप। कह रहा है एपोमिक्टिक सीड जो है कैसे कैसे डेवलप कर सकते हैं हम, इसके कोई दो तरीके बताओ। तो पहली चीज हम बात करें तो एम्ब्रायोसैक जो होती है, एम्ब्रायोसैक के सराउंडिंग में होती है न्यूसेलस सेल्स। क्या होती हैं, न्यूसेलस सेल्स होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं। काम क्या होता है इनका, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है, ठीक है ना। किसको, डेवलपिंग एम्ब्रायोसैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। न्यूसेलस सेल से क्या हो सकता है, एपोमिक्टिक सीड की डेवलपमेंट हो सकती है। इसके अलावा एपोमिक्टिक सीड क्या हुआ कि जैसे हम बात कर रहे हैं मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल को हम शॉर्ट में एमएमसी लिख रहा हूं। तो मेगा स्पोर मदर सेल जो है इसके अंदर मियोसिस होता है और मियोसिस के बाद क्या है, 4 जो है मेगा स्पोर बनते हैं, 4 में से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक क्या होता है, फंक्शनल होता है। ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर होता है। बट अगर मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन दोनों प्रोसेस ना हो तो इससे जो है सीड की डेवलपमेंट हो सकती है और ऐसे सीड को हम एपोमिक्टिक सीड बोलते हैं। तो दो तरीके हमारे पास आ गए, एक तो न्यूसेलस सेल से डेवलपमेंट हो सकती है और आपका मेगा स्पोर मदर सेल से भी क्या हो सकती है, डेवलप हो सकती है, इफ देयर इज नो मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। लिस्ट 1 एडवांटेज, क्या कह रहा है, एक एडवांटेज बताओ किसका, एपोमिक्टिक क्रॉप का। अब देखो सिंपल सी बात है, एपोमिक्टिक क्रॉप का एडवांटेज क्या है, ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। अगर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है तो वेरिएशंस आते हैं और वेरिएशन जब आते हैं तो नए नए कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन बनते हैं। यानी जो कैरेक्टर हम चाहते थे, जैसे मान लिया कि कहीं प्रोडक्शन अच्छी हो रही थी, हम उस कैरेक्टर को हमेशा वहां रखना चाहते हैं, कोई डिजीज से रेसिस्टेंस था, हम उस कैरेक्टर को वहां रखना चाहते हैं। अगर ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कर रहा है तो मे बी वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वेरिएशन की वजह से वो नहीं मिलेगा फिर से हमें। तो वहां पर ये डिसएडवांटेज आता था सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर। तो यहाँ उसको फार्मर के लिए वो क्या करता था, कॉस्टली पड़ता था, क्योंकि हर साल परचेज करना पड़ेगा हाइब्रिड सीड, अच्छी क्वालिटी की सीड। तो एपोमिक्टिक सीड का एडवांटेज क्या है, ये बार बार इस्तेमाल कर सकता है, कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं होते हैं, अलग अलग नहीं जाते हैं, हमेशा कैरेक्टर प्लांट के अंदर बने रहते हैं। अब इसका एक डिसएडवांटेज भी है। अब डिसएडवांटेज क्या है कि अब वो जो कैरेक्टर बार बार बड़े बने रहे हैं उसमें, तो कैरेक्टर जो है एक्युमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और इससे क्या हो जाता है, एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, रेगुलर सेल्फिंग की वजह से, यानी लगातार जो है कैरेक्टर्स के सेग्रीगेशन ना होने की वजह से जो है प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है और इसे हम क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन हम और अच्छे से समझेंगे जब हम आगे के चैप्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे के चैप्टर्स के अंदर भी आता है। इसके अलावा व्हाई डू फार्मर्स फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड कॉस्टली। अभी मैंने बताया कॉस्टली क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो है हाइब्रिड सीड जो होते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, नॉर्मल देखो हाइब्रिड सीड बनाया, प्लांट को ग्रो किया, कैसा बनेगा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करेगा। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करने के बाद जो है उसमें वेरिएशंस आएंगे और कैरेक्टर सेग्रीगेट कर जाएंगे और हर बार उसे परचेज करना पड़ेगा। तो इसलिए फार्मर के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल चीजें देख लोगे, इसे कोई दिक्कत नहीं है। न्यूसेलस सेल से डेवलप करते हैं मेगा स्पोर मदर सेल विदाउट मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। एडवांटेज क्या है, ट्रेड्स विल नॉट सेग्रीगेट। डिसएडवांटेज क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है और कॉस्टली क्यों पड़ती है, क्योंकि कैरेक्टर सेग्रीगेट हो जाते हैं हाइब्रिड सीड के अंदर और जो है हर साल इसे परचेज करने की वजह से ये क्या पड़ जाती है, कॉस्टली पड़ जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, डिस्क्राइब द प्रोसेस अप टू द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर या एम्ब्रायोसैक। एम्ब्रायोसैक की फॉर्मेशन तक का हमें क्या करना है, प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है। तो सिंपल सी है, आपको पता है कि मेगा स्पोर मदर सेल क्या होगा, मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होता है बच्चों, मियोसिस, और क्या बनेंगे, 4 मेगा स्पोर बनेंगे। इनमें से 3 क्या कर जाएंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे, एक होगा आपका फंक्शनल। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो क्या बनेंगे, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे और दोनों न्यूक्लियस जो है अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे, एक चैलेजा की तरफ चला जाएगा और एक माइक्रोपाइल की तरफ चला जाएगा। फिर जो है इन दोनों के अंदर फिर से मियोसिस होगा, 2 से जो है 4 बन जाएंगे और एक बार फिर से मियोसिस होगा, 4 से क्या बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। फिर क्या होगा, एक न्यूक्लियस ऊपर से और एक न्यूक्लियस नीचे से
माइग्रेट करके कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। साइटोकाइनेसिस होगी, सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी और क्या हो जाएंगी, सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो 3 एंटीपोडल सेल बनती हैं, एक सेंट्रल सेल बनेगी जो आपका न्यूक्लियस जो होते हैं वो होंगे पोलर फॉर्म में, तो आपका यहाँ पोलर न्यूक्लियाई या हम सेंट्रल सेल बोलते हैं, ठीक है ना। ये फ्यूज नहीं होते हैं, N+N होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना ये फ्यूज नहीं होते हैं। और ऊपर जो है आपको चैलेजा की तरफ 3 एंटीपोडल सेल मिलेगी, सिनर्जिड सेल और एग जो है सेल आपको मिलेगी माइक्रोपाइल की तरफ। तो इस तरह से जो है एम्ब्रायोसाइट की, मैच्योर एम्ब्रायोसाइट की डेवलपमेंट होती है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस होती है टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। आउट ऑफ 4 लीनियर टेट्राड मेगास्पोर 1 मेगास्पोर रिमेन फंक्शनल और बाकी क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। फंक्शनल मेगास्पोर ग्रो इनसाइड एंड ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द न्यूक्लियस सेल्स। न्यूक्लियस सेल से क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेगा। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, मैंने बताया अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएगा, फिर बाद में डिवीजन होगा, आपके दोनों तरफ 4-4 सेल बन जाएंगी और उसके बाद जो है सेल बीच में माइग्रेट करके आ जाएंगी। 6 जो है 3 सेल ऊपर होंगे, 3 सेल नीचे होंगी, एक बीच में सेंट्रल सेल होगी और इस तरह से जो है 7 सेल बन जाते हैं और 8 न्यूक्लियस टोटल होते हैं। 8 न्यूक्लियस कैसे, पोलर न्यूक्लियाई 2 था और बाकी 3 6 सेल थी, 6 सेल के 6 न्यूक्लियस, तो कितने हो गए टोटल 8 न्यूक्लियस होते हैं, जबकि सेल कितनी होती है 7 होती है। तो इसे हम 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। डायग्राम के अंदर देखें कुछ इस तरह से दिखाई देती है। एंटीपोडल सेल आपको 3 दिखाई दे रही है, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई है बीच में और यहाँ जो है आपको एग सेल दिखाई दे रही है और 2 सिनर्जी सेल दिखाई रही है और नीचे फिलीफॉर्म ऑपरेटस होता है जो पोलन टिप की ग्रोथ हो जाया करता है, गाइड करता है बाय केमिकल सिक्रीशन, ठीक है ना। ये सब हमने समझ लिया है। तो आगे बात करते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। तो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस एक्सप्लेन करना है, तो आपको पता है कि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। एक होता है सिनगैमी, इसे हम ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन। और एक होता है आपका ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। तो अगर मैं बात करूं सिनगैमी में, तो सिनगैमी में एक मेल गैमेट क्या करता है, एग के साथ फ्यूज करता है और जाइगोट की फॉर्मेशन करता है, जबकि ट्रिपल फ्यूजन के अंदर जो है एक मेल गैमेट जो है पोलर न्यूक्लियाई के साथ सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करेगा और एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करेगा। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसीलिए हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। व्हाई डज द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म प्रोसीड्स दैट ऑफ द एम्ब्रायो। क्या कह रहा है कि एम्ब्रायो की डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट क्यों होती है। तो सिंपल सी बात है कि एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो डेवलपिंग एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन चाहिए होगा, तो पहले से ही फूड क्या कर जाता है, तैयार कर जाता है, ताकि जब एम्ब्रायो की डेवलपमेंट हो तो न्यूट्रिशन की कोई इशू ना हो और प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है डेवलपिंग एम्ब्रायो को मिल सके, ठीक है ना। तो टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन प्रोसीड द एम्ब्रायो फॉर्मेशन, ठीक है ना। लिस्ट द पार्ट ऑफ ए टिपिकल डाइकोट एम्ब्रायो। एक डाइकोट एम्ब्रायो के पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, डाइकोट एम्ब्रायो की बात कर रहे हैं हम, तो एक तो जगह अगर हम जो है मैच्योर एम्ब्रायो है तो कोटिलेडन्स मिलेंगे आपको, क्या मिलेंगे, कोटिलेडन्स मिलेंगे। डाइकोट है तो 2 कोटिलेडन्स मिलेंगे। आपको क्या मिलेगा, प्लीम्यूल मिलेगा, एपिकोटाइल मिलेगा, एपिकोटाइल अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स एपिकोटाइल होता है और उसका टर्मिनल पोर्शन प्लीम्यूल होता है। फिर आपको हाइपोकोटाइल मिलेगा, ठीक है, रेडिकल मिलेगा एंड रूट कैप मिलेगी, ठीक है ना। तो ये सारे जो है पार्ट्स हो सकते हैं किसके, एक टिपिकल डाइकोट एम्ब्रायो के, ठीक है ना। देखते, तो सिनगेमी समझ लिया हमने, ट्रिपल फ्यूजन भी हमने जान लिया है, फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है। एंडोस्पर्म प्रोसीड क्यों करता है, जो कि एम्ब्रायो को डेवलपिंग एम्ब्रायो को क्या करना होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। और यहाँ पर हमने बात कर ली एपिकोटाइल, प्लीम्यूल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल एंड कोटिलेडन्स, ये क्या होते हैं, डाइकोट एम्ब्रायो के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, राइट 1 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी। अब क्लिस्टोगैमी क्या होती है, अच्छा क्लिस्टोगैमी
या सिंपली मैं बोलूं क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करूं क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, तो क्लोज्ड फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं, जो अपनी पूरी लाइफ क्या करते हैं, क्लोज्ड रहते हैं, बंद रहते हैं। तो इसका एडवांटेज चाहिए और इसका डिसएडवांटेज चाहिए। और हमने देखा था कि जो क्लिस्टोगैमी होती है, यानी जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं, वो क्या करते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी ऑटोगैमी करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है फ्लावर क्लोज है तो बाहर का पॉलन ग्रेन नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां पर मेरी बात समझना कि ये एसेओड सीड प्रोडक्शन करते हैं बिकॉज ये फ्लावर क्लोज होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, तो यहां पर जो है सीड की प्रोडक्शन क्या होती है, एसेओड होती है, 100% सीड प्रोडक्शन होती है। तो ये क्या हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या हुआ, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन एक्सक्लूसिवली क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन से क्या हो सकता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है ना, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन से प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है। और सेल्फ पॉलिनेशन से आपको पता है जेनेटिक वेरिएशंस नहीं मिलेंगे, और वेरिएशंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए, एवोल्यूशन के लिए। ठीक है ना, देखते हैं। इनवेरिएबली ऑटोगैमस एंड देयर इज एसेओड सीड प्रोडक्शन, एसेओड सीड प्रोडक्शन होता है। कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन कॉज इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है ना, कोई जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आते यहाँ पर। इफ द मियोसाइट ऑफ ए मेज प्लांट कंटेन्स 20 क्रोमोसोम, क्या कह रहा है, अगर मेज प्लांट की मियोसाइट के अंदर 20 क्रोमोसोम है, मियोसाइट के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 20 क्रोमोसोम है। राइट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म and embryo of maize grain which give the reason in support of your answer। देखो मियोसाइट की पहले हम बात करते हैं। तो मियोसाइट क्या होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं। ठीक है ना, अब मियोसाइट डिप्लॉइड थी तो डिप्लॉइड के अंदर 2n इज इक्वल टू 20 क्रोमोसोम है, यानी n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 क्रोमोसोम आ जाएंगे। अब मैं बात करूं अगर एम्ब्रायो की, तो एम्ब्रायो कैसे होती है, डिप्लॉइड होती है, तो जाहिर सी बात है 20 क्रोमोसोम हो जाएंगे। एंडोस्पर्म कैसा होता है बताना, ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है ना, 3n होता है, तो आपको पता है 3 इंटू में 10, सिंपल सा है, कितना हो जाएगा, 30 क्रोमोसोम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैच्योर एम्ब्रायोसाइक इन ए फ्लावरिंग प्लांट में पोजेस, ठीक है, प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है ना, में पोजेस 7 cells but 8 nuclei, explain with the help of diagram only। कह रहा है 7 सेल होती है लेकिन 8 न्यूक्लियस, डायग्राम बनाना है, बहुत आसान सा है डायग्राम। ठीक है ना, शायद हो सकता है मेरे से बहुत अच्छा डायग्राम ना बने, बट ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, आप भी बना सकते हो, आप मेरे से अच्छा बनाओगे, आप लोग तो आर्टिस्ट हो। ठीक है, तो बीच में क्या हो जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई हो जाएगा, और ऊपर अगर ये चला जाए माइक्रोपाइल तो ये नीचे आपका एक सेल होगी, सिनर्जी सेल हो गई, और ऊपर क्या हो जाएंगे, एंटीपोडल सेल्स हो जाएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं डायग्राम, मैंने अपने लिए बना के रखा हुआ है। तो एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल्स, ये सारे हमने डायग्राम बार बार देख चुके हैं, पहले भी हम देख चुके हैं। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम आप आसानी से बना सकते हो। अगला क्वेश्चन आ गया, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखो इस बेचारे का जो है सर दर्द हो गया है, इतने क्वेश्चन आ गए, बट कोई नहीं, आप हो और आप सारे जो है क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सब कुछ करोगे और इसका सर दर्द ठीक करोगे। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन ए फ्लावरिंग प्लांट ए माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूसेस 4 मेल गैमेटोफाइट्स while megaspore mother cell form only 1 female gametophyte। Explain। जल्दी से करो तो इसे सॉल्व, क्या कह रहा है, बताओ बताओ जल्दी से। क्या हो रहा है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, सिंपल सा MMC, ठीक है ना, समझ जाना, ये मैं मेल लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल। आपको पता है मियोसिस होते हैं
और 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, और चारों के चारों माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और बाद में वो क्या करेंगे, 4 मेल गैमेटोफाइट बना देंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं फीमेल के अंदर, तो मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर अभी हमने बताया था कि 4 मेगा स्पोर तो बनते हैं, लेकिन 3 क्या जाते हैं, डीजेनरेट कर जाते हैं, केवल एक ही फंक्शनल होता है। मतलब कितना बनेगा, केवल एक फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, समझे। तो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि 3 डीजेनरेट हो गए, किसमें, फीमेल के केस में, और चारों के चारों फंक्शनल हैं इन केस ऑफ मेल, ठीक है। Microspore mother cell produces 4 microspore by meiosis and all are functional. After maturation, it becomes male gametophile while the only one megaspore out of 4 remains functional and form female gametophile. ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A pollen grain in angiosperm at a time of dehiscence of anther could be 2-celled or 3-celled. ठीक है, 2-celled हो सकती है, 3-celled हो सकती है, हमने भी पढ़ा है। एक्सप्लेन करना है इसे। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर 2-celled स्टेज में होगी तो कौन कौन सी सेल्स होंगी ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो पहली चीज, अगर 2-celled स्टेज में है तो कौन कौन सी सेल्स होती है बताना। तो वेजिटेटिव सेल होती है बड़ी वाली, हाँ या ना, यस, वेजिटेटिव सेल होती हैं। और इस वेजिटेटिव सेल के अंदर कौन सी सेल फ्लोट कर रही होती है, जनरेटिव सेल, छोटी सी, ठीक है ना। तो 2 सेल कौन कौन सी होंगी, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। अगर 3-celled स्टेज में जा रहा है तो क्या होंगी, वेजिटेटिव सेल तो है ही, साथ में 2 मेल गैमेट्स होंगे। क्या करती है, जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स बना देती है, यही तो होता है 3-celled स्टेज के अंदर। हाउएवर द सेल प्लेस्ड विद इन द पोलन व्हेन सेल एट 2-celled स्टेज। कह रहा हाउ आर सेल प्लेस्ड, कह रहा सेल किस तरह से प्लेस्ड होती हैं अगर जो है 2-celled स्टेज में सेट होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया वेजिटेटिव सेल लार्जर सेल होगी, उसके अंदर जो है जनरेटिव सेल फ्लोट कर रही होती है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, पोलन ग्रेन 2-celled स्टेज में जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल होंगे, 3-celled स्टेज में 2 मेल गैमेट्स होंगे, एक वेजिटेटिव सेल होगी, और जो है लार्जर सेल के अंदर जनरेटिव सेल जो है फ्लोट कर रही होती है। पार्थेनोकार्पी एंड एपोमिक्सिस हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन सम प्लांट के अंदर जो है पार्थेनोकार्पी और एपोमिक्सिस दोनों देखी गई है। गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच, हर एक का एक एग्जांपल देना है। स्टेट ए सिमिलरिटी, एक सिमिलरिटी बताना है, और डिफरेंस बताना है बिटवीन द 2 प्रोसेस, दोनों प्रोसेस के बीच। तो पहले पार्थेनोकार्पी होती क्या है, आपको पता है पार्थेनोकार्पी के अंदर हम क्या बनाते हैं, सीडलेस फ्रूट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सीडलेस फ्रूट, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाता है। तो क्या होता है, सीडलेस फ्रूट होता है ना, ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से सीड बनते हैं। फर्टिलाइजेशन, अच्छा ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि एपोमिक्सिस तो है यहाँ पे ना, तो बिना फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। और एपोमिक्सिस में क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड की डेवलपमेंट होती है। एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं पार्थेनोकार्पी के अंदर बात करूंगा तो आपको पता है पोमग्रेनेट नहीं सॉरी, मैं बात कर रहा हूँ पाइनएप्पल की बात करूं। देखो पोमग्रेनेट में अगर हम पार्थेनोकार्पी लगा देंगे तो सारी की सारी सीड तो गायब हो जाएंगे, हैं, खाओगे क्या नालायक डब्बा। तो पार्थेनोकार्पी जो है इसके अंदर जो है आपको बनाना के अंदर मिलेगी, ग्रेप्स के अंदर देखने को मिलेगी, पाइनएप्पल के अंदर देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। हम इंड्यूस कर सकते हैं पार्थेनोकार्पी आर्टिफिशियली भी, ठीक है। जबकि एपोमिक्सिस की बात करूं तो ग्रास एंड एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलती है। और जो है सिमिलरिटी की अगर बात करें हम, तो दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, सिमिलर, बट एक के अंदर फ्रूट की फॉर्मेशन होती है, एक के अंदर सीड की फॉर्मेशन होती है। एक सीडलेस फ्रूट बनाता है, एक सीड बनाता है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस भी है ये, ठीक है ना। तो आसान सा क्वेश्चन है, बनाना, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, इन सब के अंदर ग्रास एंड एस्ट्रेसी के अंदर मिलेगा आपको देखने को, नो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व, नो जेनेटिक वेरिएशन, सिमिलरिटीज हैं दोनों के अंदर, ये नहीं होता है। डिफरेंस की बात करें, पार्थेनोकार्पी के अंदर फ्रूट बनते हैं बिना फर्टिलाइजेशन, जबकि यहाँ सीड बनते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। आगे बात करूं, रीड द स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन दैट फॉलो। अच्छा इतना बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया, क्या मैंने उल्टा सीधा पढ़ दिया इसको, ठीक है ना। हाँ तो क्या कह रहा है, ये फ्लावर ऑफ ब्रिंजल हैज 520 ओव्यूल्स। एक ब्रिंजल का फ्लावर है, उसमें 520 ओव्यूल्स हैं इन इट्स ओवरी के अंदर। हाउएवर इट प्रोड्यूसेस फ्रूट विद ओनली 480 वाइएबल सीड। कह रहा है 480 सीड केवल बनती हैं, जबकि 520 ओव्यूल्स हैं। जितने ओव्यूल्स उतनी सीड तो बननी चाहिए, बट फिर भी कितनी बननी है, 480 बननी है। what could have prevented the rest of the 40 ovules from maturing the viable seed? क्या प्रिवेंट किया होगा। अब सिंपल सी बात है, देखो
ओव्यूल है, सीड के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ, तो पहली चीज फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है ना कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मतलब क्या, पोलन ग्रेन पहुंचा नहीं होगा वहां पर। अगर पोलन ग्रेन नहीं पहुंचा है तो पोलन ग्रेन क्यों नहीं पहुंचा है, और पोलन ग्रेन पहुंचा है तो फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हुआ, क्या हो सकता है, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी हो सकती है, नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन। क्या हो सकता है, मोनोक्लाइनी हो सकती है, या मैं बोलूं बाइसेक्सुअलिटी नहीं होगी, ठीक है ना, यानी अलग अलग जो है प्लांट में मेल और फीमेल पार्ट होंगे, और जो है पोलन ग्रेन रीच नहीं कर पाया, सफिशिएंट अमाउंट में पोलन ग्रेन अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। मान लिया 520 ओव्यूल थे लेकिन पोलन ग्रेन 480 ही आए, तो कहां से 520 फर्टिलाइज होंगे, नहीं होंगे ना, पोलन ग्रेन इनसफिशिएंट हो जाए। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं कि जो है 480 प्रोड्यूस हुए, 40 क्यों नहीं हुए, ठीक है ना। इसके अलावा और आगे जो है क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ द डाइकोट एम्ब्रायो इन ए वाइबल सीड। कह रहा डाइकोट एम्ब्रायो की डेवलपमेंट को डिस्क्राइब करो। तो डाइकोट एम्ब्रायो की डेवलपमेंट तो आपको पता ही है कि जाइगोट था, जाइगोट डिवाइड करेगा, एक सस्पेंसर सेल बनेगी और एक जो है एपिकल सेल बनती है। सस्पेंसर सेल जो है वो बाद में डिवाइड माइक्रोपाइल की तरफ होती है, बाद में डिवाइड करके जो है सस्पेंसर की फॉर्मेशन करती है, और जैसे टॉप वाली सेल होती है, स्वेल हो जाती है, उसे हम हॉस्टोरियम बोलते हैं, ठीक है ना। एपिकल सेल जो है उसमें पेरिक्लिनल एंटीक्लिनल डिवीजन होगा, और बाद में जो है आपका प्रो एम्ब्रायो, ग्लोबुलर एम्ब्रायो में हार्ट शेप एम्ब्रायो और हॉर्सशू शेप या टॉर्पिडो शेप एम्ब्रायो के अंदर धीरे धीरे डेवलप होती है और एक मैच्योर सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। Why are certain एंजियोस्पर्मिक सीड एल्ब्यूमिनस, कुछ एंजियोस्पर्मिक सीड क्या होती हैं, एल्ब्यूमिनस होती हैं, और कुछ क्या होती हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस। अब हमने पढ़ा था एल्ब्यूमिनस का मतलब होता है एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट रिमेनिंग्स रह जाता है, तो एल्ब्यूमिनस नहीं रहेगा तो नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस, ठीक है ना। तो रीजन क्या हो सकता है, एब्सेंस ऑफ पोलन ग्रेन, प्रेजेंस ऑफ इनकॉम्पैटिबल पोलन ग्रेन, ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो की अगर मैं बात करूं, जाइगोट डिवाइड करेगा, सस्पेंसर सेल बनाएगा, एपिकल सेल बनाएगा, फिर उसका प्रो एम्ब्रायो, ग्लोबुलर एम्ब्रायो, हार्ट शेप एम्ब्रायो, मैच्योर एम्ब्रायो, उसका 6 से 8 सेल फिलामेंट लाइक सस्पेंसर बनता है, उसके टॉप वाली सेल को हॉस्टोरियम बोलते हैं, जो माइक्रोपाइल से अटैच होती है। सिंपल। एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस मैंने बता दिया है, एंडोस्पर्म रिमेन्स रह जाते हैं, तो एल्ब्यूमिनस और नहीं बचे तो क्या होगा, नॉन एल्ब्यूमिनस। डायग्राम में देखें जाइगोट था, आपके क्या हुआ, आपका सस्पेंसर सेल बनी, एपिकल सेल बनी, उसके बाद फिर जो है सस्पेंसर की फॉर्मेशन हुई, और ये बाकी मैच्योर एम्ब्रायो जो है सीड बन गई, मैच्योर सीड की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है ना। बोथ न्यूक्लियस एंड एंडोस्पर्म हैव एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, हाउ इज देयर फूड रिजर्व यूटिलाइज्ड इन एंजियोस्पर्म। कह रहा दोनों के अंदर फूड होता है, यूटिलाइज कैसे होता है। देखो अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस की, तो आपको पता है न्यूक्लियस क्या करता है, डेवलपिंग एम्ब्रायो साइक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जबकि एंडोस्पर्म जो है डेवलपिंग एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एंड सीड को एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, क्योंकि कुछ प्लांट के अंदर सीड स्टोर रह जाती है, ठीक है ना। तो सीड जर्मिनेशन के समय न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, और न्यूक्लियस जो है वो एम्ब्रायो साइक के डेवलपमेंट के अंदर जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो यूटिलाइज बाय डेवलपिंग मेगास्पोर, और एंडोस्पर्म जो है यूटिलाइज करते हैं डेवलपिंग एम्ब्रायो, और जर्मिनेशन के समय सीड यूटिलाइज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया है, डू ऑल पोलन ग्रेन रिमेन्स वाइबल फॉर द सेम लेंथ ऑफ द टाइम। क्या सारे के सारे पोलन ग्रेन सेम लेंथ ऑफ टाइम के अंदर वाइबल रहते हैं। नो, वाइबिलिटी वेरी कर सकती है। मैं बात करूं राइस एंड व्हीट की, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, राइस एंड व्हीट की बात करूं तो कितने हैं 30 मिनट्स वाइबिलिटी होती है, ठीक है ना। कितने मिनट की होती है 30 मिनट की वाइबिलिटी होती है। अगर मैं बात करूं कुछ लेगुमिनस प्लांट, रजसी फैमिली लेगुमिनस प्लांट की बात करूं, रजसी फैमिली के अंदर बात करूं तो यहां पर वाइबिलिटी जो है 3 मंथ तक होती है, ठीक है ना। तो मंथ तक हो जाती है। तो क्या हुआ, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी या रोजेसी फैमिली की बात करो तो वाइबल क्या होते हैं, मंथ, कई मंथ तक वाइबल हो जाते हैं। और जो है इसके बाद जो है अगर मैं बात करूं, अच्छा आगे क्या पूछ रहा है, हाउ पोलन ग्रेन स्टोर्ड इन ए पोलन बैंक, कैसे स्टोर करते हैं ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें। और वाइबिलिटी वाला तो हम समझ चुके हैं कि 30 मिनट तक वाइबल रहेगा, राइस एंड व्हीट के अंदर होता है, जबकि लेगुमिनेसी, इंसोलेनेसी इनके अंदर जो है आपका फॉर ए मंथ यानी कई सारे मंथ तक जो है वाइबल रहता है। इसका मतलब वाइबिलिटी जो है वो कोई सेम टाइम लेंथ के लिए नहीं होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद अ लेबल डायग्राम डिपिक्ट द स्टेज ऑफ एम्ब्रायो डेवलपमेंट इन द डाइकोटिलेडोनस प्लांट। डायग्राम बना देना, किसका बनाना है, जाइगोट, एपिकल सेल, सस्पेंसर सेल,
टॉर्पिडो और हॉर्सू शेप सब बना देना आपको, ठीक है ना। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड, एम्ब्रायो डेवलपमेंट समझ चुके हैं हम क्यों होता है, क्योंकि एम्ब्रायो को क्या करना होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है, इसलिए डेवलपमेंट जो है पहले होती है, ठीक है। ये डायग्राम्स आपको बनाने हैं, कोई दिक्कत नहीं। गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट व्हिच केम इनटू इंडिया एज ए कंटामिनेंट एंड इट कॉज पॉलन एलर्जी, बताना तो। पार्थेनियम, क्या था, पार्थेनियम, या क्या बोलते थे हम, कैरट ग्रास बोलते थे, कैरट ग्रास बोलते थे, ठीक है। व्हीट के इंपोर्ट के समय में आया था, ठीक है। पार्थेनियम और कैरट ग्रास, ये आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम के अंदर, इससे क्या होती है, पॉलन एलर्जी होती है, ठीक है। नेम द ऑर्गेनिक मटेरियल दैट ऑफ एक्साइन एंड एंटाइन ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन आर मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं। अगर मैं बात करूं एक्साइन की, बाहर वाली लेयर होती है, हार्ड होती है, बहुत डिजाइन से बने होते हैं, इसमें बड़े खूबसूरत दिखते हैं पॉलन ग्रेन, हमने देखा था, ठीक है ना। तो एक्साइन जो होती है किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन, किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, जबकि इंटाइन जो है वो आपका पेक्टिन एंड सेलुलोज की बनी होती है। और जो है इंटाइन, ठीक है ना। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्साइन, एक्साइन का रोल की बात करूं तो प्रोटेक्शन का काम होता है, और आपको पता है इंटाइन क्या करती है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करती है। पोलन ट्यूब जब जर्मिनेट होती है तो पोलन ट्यूब किससे बनती है, इंटाइन से बनती है, ठीक है ना। होल भी होते हैं ना, कहीं कहीं मिसिंग होता है, जर्म पोर बोलते हैं उसे। एक्साइन स्पोरोपोलिन, पेक्टोसेलुलोज या पेक्टिन एंड सेलुलोज सिंपली लिख सकते हैं हम, और प्रोटेक्ट करती है एडवर्स कंडीशन के अंदर, ठीक है ना। लिस्ट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन द एंजियोस्पर्म, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अरे ओवरी क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है, और क्या होगा, ओव्यूल सीड बन जाएगा, और क्या होगा, बाकी सारे पार्ट जो सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल डिजेनरेट कर जाएंगी बेचारी, चाइलाजा, माइक्रोपाइल, ये सब सीड का हो जाएगा, हैं, यही तो होता है। जो इंटेगुमेंट होता है, आउटर इंटेगुमेंट टेस्टा बना देगा, इनर इंटेगुमेंट टेगमेन बना देगा, ना टेस्टा इंटेगमेंट सीड कोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद होती है। जैसे ओवरी की मैं बात करूं तो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो गया, ओवरी वॉल फ्रूट वॉल बन जाएगी, पेरिकार्प बोलते हैं। ओव्यूल सीड के अंदर, अच्छा जो न्यूक्लियस होता है वो कभी कभी रिमेन्स रह जाता है, तो पेरियस्पर्म के फॉर्म में होता है। इनर इंटेगुमेंट टेगमेन जो है आउटर टेस्टा हो गया, न्यूक्लियस डिजेनरेट कर जाएगा, पेरियस्पर्म के फॉर्म में अगर प्रेजेंट होगा, ब्लैक पेपर के अंदर होता है, ठीक है ना। सिनर्जिड, एंटीपोडल जनरेट कर जाएगी, हाइलम, फेनिकल्स, माइक्रोपाइल चले जाएगा, सीड के अंदर जो है प्रेजेंट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इन सब में। वाई बनाना आर रेफर्ड एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, क्यों कहते हैं, क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट की फॉर्मेशन होती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, गाइटेनोगैमस फ्लावरिंग प्लांट्स आर जेनेटिकली ऑटोगैमस, क्या कह रहा है, गाइटेनोगैमस जो होते हैं वो जेनेटिकली ऑटोगैमस होते हैं, जबकि फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं। जस्टिफाई, अरे महाराज जस्टिफाई कर चुके हैं हम पहले ही, ठीक है ना, बार बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। अच्छा चलो, तो गाइटेनोगैमस जेनेटिक वेरिएशन नहीं आते हैं, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट सेम सेम है, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं या ऑटोगैमस बोलते हैं, ठीक है ना। जबकि पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होती है, इसलिए इकोलॉजिकली हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। हाउ डज क्लिस्टोगैमी इंश्योर ऑटोगैमी, क्लिस्टोगैमी ऑटोगैमी कैसे इंश्योर करती है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्लोज फ्लावर होते हैं, ये भी तो देखा है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, क्लोज्ड फ्लावर होते हैं। और आपको पता है क्लोज्ड फ्लावर हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, तो क्या होंगे, ऑटोगैमस ही होंगे, ठीक है ना। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एडवांटेज क्या होता है आपका, एसिड सीड प्रोडक्शन होती है, डिसएडवांटेज क्या होता है आपका, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है ना। Anther with a malfunctioning tapetum often fail to produce a viable male gametophytes। अब देखो टाइपिटम जो है वो क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल को, आगे माइक्रोस्पोर बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगी। अगर टाइपिटम नहीं होगा, माल फंक्शनिंग होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो क्यों, क्योंकि डेवलपिंग मेल गैमेटोफाइट का न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, टाइपिटम कर रहा है। अरे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो कौन होगा, अरे सिंपल सी बात है, आप खाना खाना छोड़ दोगे, पतले हो जाओगे मेरी तरह, ठीक है ना, हैं मेरी तरह ही पतले दिखोगे, तो जाहिर सी बात है, ठीक है ना, दिक्कत हो जाएगी तो डेवलपमेंट नहीं होगी यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट की, कोई दिक्कत नहीं। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ बैगिंग इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर इन ए क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, कह रहा बैगिंग की इंपॉर्टेंस क्या, अरे अनवांटेड पॉलन ग्रेन से पॉलिनेट नहीं करने देंगे, यही तो फायदा है इसका, नहीं तो अनवांटेड से पॉलन ग्रेन कर जाएगा। हम तो अपने हिसाब से करवाना चाहते थे, तो हम कर नहीं पाएंगे वो, ठीक है ना।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बैगिंग रेफर टू कवरिंग ऑफ फ्लावर, बैगिंग प्रोटेक्ट द यूनिसेक्सुअल फ्लावर फ्रॉम क्रॉस पॉलिनेशन बाय अनवांटेड पॉलन ग्रेन, अनवांटेड पॉलन ग्रेन से क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है। ड्रॉ द डायग्राम, डायग्राम तो बना ही सकते हो, सिनर्जी सेल दिखाना है, सेंट्रल सेल, एक्सेल, पोलर न्यूक्लियर, एंटीपोडल सेल, यस बना सकते हो, ठीक है ना। हमने पहले ये बनाया इसको। आगे बात करें, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ईच एक्सप्लेन द एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी एंड पॉलीएम्ब्रायोनी। एपोमिक्सिस मैंने समझ लिया हमने, ग्रास एंड एस्ट्रेसी के अंदर होता है, पार्थेनोकार्पी बनाना, ग्रेप्स एंड पाइनएप्पल के अंदर पाया जाएगा, पॉलीएम्ब्रायोनी सिट्रस फ्रूट के अंदर पाया जाता है। पॉलीएम्ब्रायोनी के अंदर क्या होता है बच्चों, मोर देन वन एम्ब्रायो प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो पॉलीएम्ब्रायोनी कोई दिक्कत नहीं है, सिट्रस फ्रूट के अंदर पाया जाएगा ये, ग्रास एंड एस्ट्रेसी के अंदर देखने को मिलेगा, बनाना के अंदर देखने को मिलेगा, ये सब हम समझ चुके हैं। तो बढ़ते हैं आगे फटाक से, और एक्सप्लेन एनी 3 इनब्रीडिंग डिवाइस इन फ्लावरिंग प्लांट। इनब्रीडिंग डिवाइस एक्सप्लेन करना है 3। इनब्रीडिंग क्या होता है, अरे सेल्फ पॉलिनेशन करना, ठीक है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन करना है, क्या क्या हो सकता है बताओ, मोनोक्लाइनी, या हम सिंपली बोलें बाइसेक्सुअलिटी, प्लांट कैसा हो, बाइसेक्सुअल हो। और क्या हो सकता है, एक टर्म याद करो, होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब क्या होता था, मेल और फीमेल, यानी एंथर और जो है आपका कार्पेल जो है, ये दोनों सेम टाइम पे, यानी फीमेल और मेल दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो तो होमोगैमी कहलाता है। सेम टाइम पे मैच्योर होंगे तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बर्ड पॉलिनेशन के अंदर भी हो सकता है, ठीक है ना। और ठीक है, अच्छा क्लिस्टोगैमी, एक तो हम भूल ही गए थे, क्लिस्टोगैमी तो कब से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। मोनोक्लाइनी, बाइसेक्सुअलिटी, होमोगैमी, क्लिस्टोगैमी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ चुके हैं हम, आगे बढ़े, ठीक। मेंशन द रीजन डिफरेंस इन पोलॉइडी ऑफ जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन एंजियस। पोलॉइडी आपको पता है जाइगोट डिप्लॉइड होता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है ना, तो ये कैसा होता है आपका, ट्रिप्लॉइड होता है, 3 एन होता है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। ए बाइलूप डाइथिकस एंथर हैज 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल, 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं। माइक्रोस्पोर रीजन का कितने मेल गैमेटोफाइट बनेंगे, आपको पता है 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल तो क्या बनेंगे, 400 माइक्रोस्पोर बनेंगे, और तो क्या बन जाएंगे, 400 मेल गैमेटोफाइट बन जाएंगे, ठीक है। फटाफट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हाँ ठीक है। बनाना इज ट्रू बट ऑल्सो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, गिव रीजन। बनाना क्या है, एक ट्रू फ्रूट है बट पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी कहलाता है। ट्रू फ्रूट क्योंकि इसका जो है डेवलपमेंट कहां से है, ओवरी है। फॉल्स फ्रूट जिनकी डेवलपमेंट ओवरी से नहीं होती, अदर देन ओवरी किसी और पार्ट से होता है डेवलपमेंट, फॉल्स फ्रूट ओवरी से होती, ट्रू फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन का डेवलपमेंट हो रहा तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है ना। अब जो है देख लिया हमने इसे भी। अब जो है आगे की चीज जो है आपके होमवर्क्स में है, आगे भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप होमवर्क में करोगे, ठीक है ना। ट्राई करोगे, अगर कोई दिक्कत होगी आप हमें जो है टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो और डिस्कस करेंगे हम आगे, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, आगे एमसीक्यू भी करेंगे और भी सारे क्वेश्चन करेंगे। तो बस अब यहीं हम लेक्चर आज समाप्त करते हैं, काफी लंबा टाइम हो चुका है, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो है अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ और जिनको जरूरत है इसकी उनके साथ जरूर शेयर करें, ठीक है ना। और डाउट हो, कोई इशू हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमें zenfinity.official इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम दोनों पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है। बाय बाय, सी यू सून, ऑल द बेस्ट।